नमस्कार, ये है 7 का समीकरण। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि सूत्रों की माने तो डिंपल यादव लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार बना सकती है डिंपल यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, अब वो करहल के विधायक बने रहेंगे, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की खबर चल रही है इस वक्त, जहां आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हुई है, क्योंकि यहां से सांसद अखिलेश यादव अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही ये सीट खाली हुई है। अब ये बताया जा रहा है कि सीट से सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव होंगी। अखिलेश यादव के लोकसभा से सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अब आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो चुकी है, और खबर यही है कि अखिलेश यादव की सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। आजमगढ़ सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता, जबकि 2019 में इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि आजमगढ़ सीट से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ सपा का वो गढ़ है जो हर हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखा जाए तो 10 की 10 सीटें सपा के खाते में जाती हैं, सपा को कामयाबी मिलती है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये देखा जाएगा उपचुनाव, जहां आजमगढ़ से एक तरीके से जिसे कहा जाता है गढ़ समाजवादी पार्टी का, वहां से अब बहू को उतारा जाएगा। जी देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो ये पहली बार ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने जब 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट को छोड़ा था और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उस वक्त भी डिंपल यादव ने कन्नौज से उपचुनाव लड़ा था। अब चूंकि अगर बात करें तो 2019 में डिंपल यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं, तो ऐसे में अब उनको संसद में किस तरीके से लाया जाए, इसका रास्ता अब तैयार हो चुका है लगभग। चूंकि अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने कल इस्तीफा दे दिया है आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से अपना, और अब जब वो सीट खाली हो चुकी है तो वहां पर जब उपचुनाव होगा तो अखिलेश यादव डिंपल यादव को उस उपचुनाव में लड़ा सकते हैं, जिससे कि वो सीट रिटेन की जा सके। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि दिल्ली में जो अखिलेश यादव का पंडारा पार्क में C1/36 बंगला है, वो 2000 से उनके पास है, और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तब से लेकर के 2017 तक जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी भी दिल्ली की यूपी सदन में नहीं रुके हैं। वो हमेशा जब भी दिल्ली आते थे, दिल्ली में कोई भी काम काज होता था तो अपने उसी बंगले में आते थे, और उस वक्त उस बंगले को रिटेन किया था डिंपल यादव ने कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़के। और अब बात करें तो अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब उस बंगले को रिटेन करने के लिए डिंपल बिल्कुल अविनाश, अब देखना होगा कि इसे ऑफिशियल कब तक किया जाता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि ये बड़ी खबर है। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद की 36 सीटों पर होने वाले चुनाव अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि विधान परिषद चुनाव के मतदान से पहले ही सपा के 4 एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो चुके हैं। 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद विधान परिषद की 36 में से 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ये तय माना जा रहा है, क्योंकि मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण से सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह राकेश यादव का पर्चा खारिज हो चुका है, जबकि लखीमपुर खीरी से अनुराग वर्मा, अलीगढ़ से जसवंत सिंह, हरदोई से सपा प्रत्याशी रजीउद्दीन और गाजीपुर से भोलानाथ ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। ऐसे में सपा ने 36 में से विधान परिषद की 6 सीटें बिना चुनाव लड़े ही गंवा दी है। तो देखिए, सपा के 6 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द होने और पर्चा वापस लेने से भाजपा के जिन 6 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना, परिषद में जाना तय हो चुका है, जिसमें अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, हरदोई से अशोक अग्रवाल, गाजीपुर से चंचल सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव आशु और खीरी से अनूप गुप्ता के नाम शामिल हैं, जिनके निर्विरोध निर्वाचित होने का ऐलान होना बाकी है। की लोकल बॉडी की 36 सीटों में से 6 पर भाजपा के नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया है। खीरी से अनूप गुप्ता, गाजीपुर से चंचल सिंह, मथुरा एटा से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा से ही आशीष यादव आशु,
अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, हरदोई से अशोक अग्रवाल के नाम सामने आ गए हैं और इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी बाकी नहीं रह गया है। दरअसल इन सभी सीटों से सपा प्रत्याशियों ने या तो नामांकन वापस ले लिया है या उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सिर्फ इनकी जीत की घोषणा ही बाकी रह गई है। एमएलसी का चुनाव सत्ता का चुनाव माना जाता है और इतिहास इसका गवाह है कि जो सत्ता में रहा विधान परिषद में उसके सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। पिछली बार जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और उस वक्त 36 में से 33 सीटें सपा के पास थीं, लेकिन अब भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली है और विधान परिषद पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य जिताने की कोशिश में जुट गई है। विधान परिषद में बहुमत होने पर भाजपा अपने तमाम विधेयक आसानी से पारित करा सकती है। यानी अब किसी भी बिल या विधेयक को लेकर विपक्ष का विरोध भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल, लखनऊ। अमेठी से खबर है, सपा के 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं। एमएलसी चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप है। ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों की खरीद फरोख्त का उन पर आरोप लगा है। सपा नेता राहित यादव और इजहार अहमद की गिरफ्तारी की खबर आ रही है अमेठी से। तो देखिए, खरीद फरोख्त का इन पे आरोप लग रहा था एमएलसी चुनाव के मद्देनजर। इसी बीच इनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई है अमेठी से। अगली खबर दिल्ली से है। यूपी में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं, जहां वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर बाद होने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश के नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। इससे पहले रात 8 बजे योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद यूपी में मंत्रिमंडल को लेकर बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। और ये तमाम नेता तय करेंगे कि 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और जान लेते हैं कि ये इतनी बड़ी बैठक है जिसमें माना जाए अविनाश की आला कमान की मंजूरी और सहमति होगी और कल की वाली बैठक में एक औपचारिकता रह जाती है और 8 बजे ही है ये वक्त है। जी बिल्कुल, इसलिए अगर बात करें तो सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम की मैं आपको बात बताता हूं। यहाँ पे देहरादून में पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ले, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम जैसे ही खत्म होता है उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ बातचीत होती है। हालांकि ये 2 नेताओं के बीच में बातचीत है, इसमें क्या कुछ कहा जाए ये सिर्फ कयासबाजी होगी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली जाने का निर्णय लेते हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं। वो उत्तर प्रदेश सदन में इस वक्त मौजूद है और 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पे पहुंचेंगे, जहां पे अगर बात करें तो संगठन के और भी लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। खासतौर से अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो संगठन महासचिव हैं सुनील बंसल वो भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के भी मौजूदगी की सूचना आ रही है। और इन सभी की मौजूदगी में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नया मंत्रिमंडल है उसको डिसाइड किया जाएगा और उसके साथ डिसाइड करने के बाद अगर बात किया जाए तो एक ये भी जानकारी है कि तकरीबन 100 नाम शॉर्टलिस्ट अब तक किए गए हैं, जिनमें युवाओं की जाति के आधार पे, युवा वर्ग के आधार पे, इसके अलावा अगर बात करें तो टेक्नोक्रेट, प्रोफेशनल, आईएएस, आईपीएस जो तमाम तरह लोग चुनाव लड़के उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब उन 100 लोगों में से 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मंत्रिमंडल के लिए और यही मंत्रिमंडल जो 25 तारीख को इकाना में शपथ लेगा और उसी मंत्रिमंडल की आखिरी रूपरेखा आज दिल्ली में तय होगी। 6A कृष्णा मेनन मार्ग पता है गृह मंत्री अमित शाह का, उसी आवास पे अगर बात करें तो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जहां पे उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल तय होगा, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल ये खाका तो माना जाए अविनाश पहले से तैयार होगा। अंतिम मुहर लगानी है या नहीं लगानी है, शायद ये अंतिम मंथन या अंतिम चर्चा का दौर है जो चलेगा, इस पर नजर हम बनाए रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया अविनाश, जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई राजनेताओं के साथ साथ देश के बड़े उद्योगपतियों और बिजनेस हाउसेस को भी न्योता भेजा गया है।
योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण के लिए देश के 49 बड़ी कंपनियों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें 25 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे तो तमाम राजनेताओं के साथ टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर, इनके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीरज अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। पच्चीस मार्च को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होने वाले योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं और यही वजह है कि आज एकाना स्टेडियम में सेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई गई। आपको बताएं कि सीएम योगी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। ऐसे में स्टेडियम में बने हेलीपैड पर ही पीएम मोदी का चॉपर लैंड करेगा, जिसके चलते आज हेलीकॉप्टर को उतार करके ट्रायल किया गया। योगी सरकार के शपथ ग्रहण में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने किस तरीके का रोड मैप तैयार किया है, उसको लेकर एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने खास बातचीत की है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से। आपको सुनवाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा इंतजामों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हैं। प्रशांत सर, क्या इंतजाम है? योगी भी होंगे, मोदी भी होंगे, अमित शाह होंगे, 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, तो अलग तरीके से कोई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? शपथ ग्रहण समारोह के बारे में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और शपथ ग्रहण स्थल जो है एक स्टेडियम में प्रस्तावित है और तमाम वीवीआईपी और वीआईपीज का भी आना प्रस्तावित है। उसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है और ट्रैफिक व्यवस्था भी कराई जा रही है। जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, एक तो उसमें कुछ ट्रैफिक डाइवर्शंस होंगे जो कि पहले से ही सभी मीडिया चैनलों को या प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को और हमारा जो लखनऊ कमिश्नरेट का अपना वेबसाइट है उस पर भी वो डिस्प्ले रहेगा, जिससे कि आम आदमियों को कोई कठिनाई ना हो। कितने लेयर की होगी सर सिक्योरिटी अरेंजमेंट? जो एक तो जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम होती है, एक तो वो रहेगी और उसके बाद से वहाँ पुलिस के इंतज़ाम रहेंगे और फिर शहर में और आने जाने वाले अप्रोच रास्ते पे भी पर्याप्त पुलिस बल लगेगा और इससे पुलिस का इंतज़ाम इस उद्देश्य से लगाया गया है कि सभी चीज़ें सुगम तरीके से लोगों को हो, उसमें किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पुलिस की तरफ से नहीं रहेगा। लोगों को सहूलियत देने के लिए ही पुलिस वहाँ मौजूद रहेगी। ये बता रहे हैं सर, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। ड्रोन लगातार निगरानी करेंगे एरिया की। कितना एरिया कवर में रहेगा? जो भी रास्ते आने जाने के हैं, हमारे जो अधिकारी रहेंगे उनके पास आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, कोई नई बात नहीं है। और जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं या हमारे वीडियोग्राफी भी कराएंगे और ड्रोन इत्यादि से भी जहाँ परमिसिबल है हम वहाँ ट्रैफिक के सहूलियत के लिए उसका उपयोग करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर पे भी हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर भी हम आप तक पहुंचाए क्योंकि देखिए अभी तैयारियों का जायजा किस तरीके से लिया ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, तीसरे नाम पर चर्चा लगभग खत्म हो चुकी है। सूत्रों से पता चला है कि तीसरे नाम पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ही बने रहेंगे, यानी यथावत स्थिति रहेगी जो योगी सरकार में थी, यानी बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस बीच सूत्रों से ये खबर जरूर आई थी कि तीसरे नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि 2 ही डिप्टी सीएम रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा। और अब सूत्रों से पता चला है कि तीसरे नाम पर चर्चा लगभग खत्म हो चुकी है, यानी डिप्टी सीएम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार 2 नहीं 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। चलिए डिटेल जानते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वीरेश, ये मान करके चले कि 2 ही डिप्टी सीएम रहेंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के गठन को लेकर गतिविधियां लगातार तेज चल रही हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में खबर आ रही है, उच्च पदस्थ सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि केवल 2 डिप्टी सीएम होंगे, यानी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें रिपीट किया जाएगा। कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं। दिनेश शर्मा भी रिपीट होंगे, केशव मौर्य भी रिपीट होंगे। और मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं, जानकारी यह है कि केशव मौर्य ने अपने हाईकमान से ये कहा था कि मैं नैतिक रूप से, मेरी जो हार हुई है, मैं नैतिक रूप से ये चाहता हूं कि मैं संगठन में काम करूं, मैं प्रदेश के संगठन में काम कर सकता हूं, केंद्रीय संगठन में काम कर सकता हूं, मुझे मंत्री न बनाया जाए, मुझे उप मुख्यमंत्री न बनाया जाए। लेकिन हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी है। केशव मौर्य का जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया है और ठुकराने के बाद हाईकमान ने कहा है कि ये आप तय नहीं करेंगे कि आप किस पद पर रहेंगे, आपको क्या बनना है, आपको क्या नहीं बनना है। ये भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है, आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। आपने भले चुनाव हार लिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं, नेताओं का दिल जीत लिया है और आपने जो काम किया है उससे हम हाईकमान ये तय करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दिनेश शर्मा के नाम को लेकर तमाम उठापटक चल रही थी, तमाम कयासबाजी चल रही थी कि श्रीकांत शर्मा बनेंगे, ब्रजेश पाठक बनेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनेंगे, कोई दूसरा ब्राह्मण पेश हो सकता है। लेकिन लगता है सोर्सेस से, उच्च पदस्थ सूत्रों से ये खबर है कि दिनेश शर्मा के नाम पर भी अब सहमति बन गई है। और बेबी रानी मौर्य का नाम बहुत हवा में था, यानी तीसरा मुख्यमंत्री बनेगा। और सोर्सेस तो ये भी बता रहे थे पहले कि 4 मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे में बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री होंगी, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा डेवलपमेंट। बिल्कुल वीरेश, अब ये कयासों का जो दौर चला है, इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है और 25 तारीख को शपथ ग्रहण से हम एक बड़ी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मंदिर का करीब बताया जा रहा है 30% काम पूरा हो चुका है। बुनियाद भरे जाने के बाद राफ्ट का काम शुरू हो चुका है। उसके ऊपर प्लिंथ लगाई जा रही है जो जमीन से 6.5 मीटर ऊंची होगी। प्लिंथ के पत्थरों को मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों से ऊंचा किया जा रहा है, जिसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। मंदिर निर्माण के साथ सरयू की जलधारा से मंदिर को हजारों साल तक सुरक्षित रखने के लिए भी जमीन से 50 मीटर नीचे रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। काफी तेज गति से काम चला है और विभिन्न प्रकार के बाधाओं के होते भी हमारे जो भवन निर्माण समिति है, उन्होंने काफी तत्परता से और बुद्धिमत्ता से कार्य को आगे बढ़ाया है।